जितने भी आज तक मूवमेंट्स चली हैं, किसी पार्टी पर बहैसियत मजमूई इतना जुल्म नहीं हुआ। पूरे 2 साल आपने इंतजार किया और 8 फरवरी को आपके चेहरे के ऊपर तमाचे की तरह इलेक्शन लगे। 1947 ऑनवर्ड इस मुल्क को किसने नुकसान पहुंचाया और सच बोला जाए, ना कोई एक डीसी ऐसा बचा है कि जो ईमानदार हो, ना कोई एसपी ऐसा बचा है जो ईमानदार हो, और ना कोई अदालत ऐसी बची है। पाकिस्तान में 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी अगर पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ ना हो। इमरान खान वेस्ट के लिए भी उतना बड़ा मसला है जितना हमारे लोगों के लिए मसला है, क्योंकि इमरान खान का जवाब नहीं दे सकते वो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफ़े राज। मैं हूं उमर बशीर और हमेशा की तरह आप सुनेंगे औरिया मकबूल जान साहब को। नाज़रीन, 32 निकाती एजेंडा 37 जमातों ने पाकिस्तान में जारी सियासी, अदालती और माशी हालात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। ये वो एलामिया था जो कल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की सदारत में होने वाली APC ने जारी किया। इसके साथ प्रोग्राम में बात करेंगे कि कासिम और सुलेमान का एक और इंटरव्यू और उसमें बोला हुआ वो जुमला जिसमें वो फरमाते हैं रिस्पेक्ट द विल ऑफ द पीपल ऑफ द पाकिस्तान। और फिर हम बात करेंगे कि ये टैरिफ निगोशिएशंस जो अब 19% पे आ चुकी हैं, पाकिस्तान इंडिया के साथ इसको क्यों कंपेयर कर रहा है, इसका कंपैरिजन क्यों किया जा रहा है, और इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान ने इस निगोशिएशंस के दौरान किन पॉइंट्स पर अग्री किया है अमेरिका को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाह। सर, माहौल बड़ा गर्म है। तमाम सियासी जमातें मां सिवाय हुकूमत में बैठने वाली जो अपोजिशन जमातें हैं उनको कल एक APC करनी थी। पहले तो उस होटल में होने दी, फिर वो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब के फार्म हाउस पे भी, और फिर उसका एलामिया आपके सामने आ चुका है। सर, इस APC का एलामिया और इस वक्त के जारी मुल्की हालात आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं आपको बात बताऊं कि ये जो गुज़श्ता तकरीबन 3 साल हो गए, अप्रैल 2022 से लेके कुछ 3.5 साल बनते हैं। अच्छा, ये 3.5 साल पूरी एक हुकूमत होती है जी, ठीक है। और इस हुकूमत के बारे में पाकिस्तान की अक्सरियत की ये राय है कि इसमें खा अनवारुल्लाह काकड़ आए या शहबाज शरीफ पहले आए या शहबाज शरीफ बाद में आए, इन सब के हुक्मरान एक है, और वो हुक्मरान वो है जिसके बारे में ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ये हाइब्रिड निज़ाम। हम नहीं कहते। हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि शहर के अंदर पेट्रोल पे गाड़ी नहीं चलती, वो बैटरी पे चलती है। ठीक है। तो हाईवे पे तो हमें चढ़ी नहीं पाकिस्तान की गाड़ी अभी तक। तो जिस दिन चढ़ेगी इस पर देखेंगे पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती। अभी तो वो शहर की गाड़ी चल रही है। इस सारे अरसे के अंदर ये जो 3 साल 3.5 साल के बारे में जो रजीम चेंज हुई थी उसके बारे में ये तस्वर बना लिया गया था कि इमरान खान की जो 3 साल की हुकूमत है उसने पाकिस्तान को तबाही के किनारे पहुँचा दिया। ठीक है। पाकिस्तान के आलमी तमाम तल्लुकात तबाह बर्बाद हो चुके हैं, मईशत हमारे यहाँ ख़त्म हो चुकी हुई है और हम बहुत जल्दी इसको ठीक कर लेंगे। इसीलिए पहले दिन की जो ब्रीफिंग हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि देखें स्टॉक एक्सचेंज कितना अच्छा हो गया और डॉलर का रेट भी बहुत ज़बरदस्त हो गया। ठीक है। उसके बाद एक प्रोसेस शुरू हुआ, सब कुछ हर चीज़। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी इससे पहले रजीम चेंज आई हैं, अयूब खान से लेके अब तक, ये जो 2 साल गुज़श्ता गुजरे हैं, कम से कम 9 मई ऑनवर्ड, अच्छा, पाकिस्तान के अंदर इतनी रिप्रेशन, इतनी घुटन ये कभी नहीं थी जितनी घुटन इस तरह किया। देखिए, लोग अक्सर कहते हैं कि PTI जो है उसकी लीडरशिप क्यों खामोश है और कहाँ है और कैसे है, वो क्यों नहीं आगे बढ़ती। मेरा ख्याल है कि जितने भी आज तक मूवमेंट्स चली हैं, किसी पार्टी पर बहैसियत मजमूई इतना जुल्म नहीं हुआ जितना कभी जब PTI। ठीक है। किसी के घर रैंसैक नहीं किए गए, दुरुस्त। किसी की बच्चियों को, बेटियों को उठा के जेल में रखा गया, हाथ नहीं लगाते थे औरतों के जुलूस के ऊपर। ठीक है। जबकि जितने तकरीबन मर्द गिरफ्तार हुए उतनी ही औरतें तकरीबन गिरफ्तार हुई। 70 साल की, 75 साल की यास्मीन राशिद जैसी औरतें वहाँ पर गिरफ्तार हुई। किसी शख्स की, सियासी लीडर की बीवी को, जबकि वो हाउस वाइफ हो, मुकम्मल तौर पे जेल में नहीं रखा गया। जी, बिल्कुल ऐसे ही। किसी शख्स को 2 साल के लिए जेल में इस तरह रखा जाए कि उसका शक्ल देखने भी जो है वो उसके रवादार लोग, मतलब एक दफ़ा उसकी तस्वीर आ गई थी तो काजी फाइसा ने पूरी, जैसे सुप्रीम कोर्ट में उसने कह दिया किसने भेजी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जेल में था, हाई कोर्ट में बाकायदा आता था, सूट पहने हुए, खुशबू लगाए हुए वापस जाता था। ये सूरत हाल थी।
नवाज शरीफ जेल में था, ठीक है, पेशी कहाँ होती थी? कराची में होती थी। अटक से जाता था, जहाज़ में बैठ के जाता था, जहाज़ से जाकर उसको पेश किया जाता था। तस्वीरें आती थी इसकी बाकायदा, उससे निकल रहा है क्या नाम है वो जो APC होती थी उसके अंदर, वो जो आर्मर्ड पर्सोनल कैरियर, वो दोनों उसका बाल नहीं लगाए हुए थे, मुझे याद है तस्वीरों का। किसी भी सियासी पार्टी के साथ ये सूरत हाल कभी नहीं हुई जो इस तरह की सूरत हाल हुई। फिर रिसेंट रिप्रेशन ये है कि सजाएं, इसमें APC में जिक्र किया बिल्कुल कि ऐसा। आपने पूरा जुडिशियल सिस्टम तबाह किया। किसी सियासी पार्टी के लिए ये नहीं हुआ कि उन्होंने पूरे के पूरे जुडिशियल सिस्टम को रिवाइंड कर दिया। जज होते थे, जजों को कहा जाता तुम चीफ जस्टिस लग गए, तुम हमारे लिए ये करो। चीफ जस्टिस की सतह पर वो मामले तय होते थे, अनवारुल हक से तय कर लिया। हमने तो ये भी देखा कि जब नवाज शरीफ वाला लास्ट टाइम वाला हुआ 2017 वाला, नवाज शरीफ साहब जेल से जाया करते थे, वापसी पे मीडिया से भी टॉक बिल्कुल किया करते थे, और जस्टिस साकिब निसार की अदालत में तमाम सहाफ़ियों को जाने दिया जाता था जब पैनामा लीक्स वाली तमाम। आपको पता है कि उस वक्त एक उसकी हसन नवाज की तस्वीर आ गई थी जी, लॉन बैठे हुए साइड पे, जी जी, सोफे पे, नैब से बैठे, और वो शोर मच गया था। हाँ जी, ऐसी तस्वीर आप सोच सकते हैं कि यास्मीन राशिद की भी आ जाए जी, बाकी तो किसी। तो एक ये आज तक कभी नहीं। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि तूलो अर्ज में फैले हुए क्रैकडाउन। इसलिए अगर कुछ शख्स ये कहता है ना कि PTI क्यों आगे नहीं आ रही, PTI की जो पूरे के पूरे एनल्स को उन्होंने ख़त्म कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी ये तस्वर बना लिया गया था कि आज गई गवर्नमेंट तो इमरान खान को लोग भूल जाएंगे, ठीक है, उसको कोई याद नहीं रखेगा। उसको ये दिन वक्त के साथ साथ इसको गायब करते जाएं और लोग भूलते जाएंगे। वक्त के साथ साथ चीज़ें जो है वो उसके हक में बढ़ती चली जा रही हैं। अच्छा। उसकी पब्लिक सपोर्ट ज़्यादा हो रही है। और आप अंदाज़ा करें 2022 के बाद आपने 2024 में इलेक्शन करवाए, पूरे 2 साल आपने इंतज़ार किया, और 8 फरवरी को आपके चेहरे के ऊपर तमाचे की तरह इलेक्शन लगे, ठीक है, और वो कभी आप जो सोचा करते थे, बल्कि उससे पहले भी जो जुलाई में इलेक्शन हुए थे 20 इलेक्शन, उसमें भी उसने सारी इलेक्टेबल्स की ख़त्म। अब गुस्सा बढ़ता जा रहा है। गुस्सा इसलिए बढ़ता जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो इसको हाइब्रिड कहता है ना, वहाँ जा हाइब्रिड वाले समझते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी भी हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है, पाकिस्तान की सियासत भी हम ठीक कर सकते हैं, पाकिस्तान के दुश्मनों को भी हम कला कमा कर सकते हैं। अब आपने इकॉनमी की बात की तो इलामिया के एजेंडे पे आ जाए। मैं आता हूँ। अच्छा, पहले इसका बैकग्राउंड थोड़ी सी बता, ठीक। फिर उसके बाद ये आपका एक बैकग्राउंड क्लियर हो। पाकिस्तान के अंदर जितने भी दुश्मन हैं उनको हम जानते हैं, उनके ठिकानों को हम जानते हैं, उनको तबाह बर्बाद कर दें। अब उसके ऊपर जो एलामिया है, अब एक एक शेख को देखते जाए, ठीक है, आप हैरान होंगे। ये 8 कम 37 नहीं पढ़ सकते, लेकिन चंद देख जी, A dialogue among the political parties and signing a new charter of democracy on constitutional supremacy. ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन। हाँ, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन तो उसका रिजल्ट होता है ना। ये बेसिकली नेल्सन मंडेला का एक फैशन जो चला गया। शहबाज शरीफ जब आया था ना, जी, तो मैं उसकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, मैं सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन था, तो उसमें उसने कहा कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाना चाहिए। मैं बाहर निकला, मैंने कहा आपको पता है ट्रूथ होता क्या होता तो उधर हुआ था। मैंने कहा उधर इसलिए हुआ था तो उन्होंने नेल्सन मंडेला को मान लिया था कि कोई चीज़ है। हाँ जी, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन के लिए आपको इमरान खान को मानना पड़ेगा। तो ये नहीं हो सकता कि इमरान खान जेल में है और ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन जो है वो छोटे छोटे 4 लोगों को बढ़ा के कर दिया, ऐसा नहीं होता। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर ये होता है, ये पुरानी अपोजिशन करती, इमरान मान जाएगा इस बात? मानना जा सकता है, लेकिन ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन का मतलब होता है कि आप एक ट्रांसपेरेंट किस्म की, ठीक है, सारी कि राइट फ्रॉम 1947 ऑनवर्ड इस मुल्क को किसने नुकसान पहुंचाया और सच बोला जाए, उसके बाद वाइंड अप कर देते हैं कि अब किसी के खिलाफ कुछ नहीं है, ठीक है, अब आगे स्टार्ट करें। ये होता है ट्रूथ एंड। 71 में किसने क्या किया, 60s में किसने क्या किया, 88 में किसने क्या किया, अब किसने क्या किया, बलूचिस्तान में किसने क्या किया, KP में किसने क्या किया, 9/11 में किसने क्या किया, किसने मुल्क बेचा, किसने, ये सारी की सारी इसके बारे में सच बोला जाता है। अच्छा, आपको पता है लंबी प्रोसीडिंग्स थी कि कौन काला जो था वो मारा गया था, कौन से गोरे ने ये किया था, और आपको पता है कि वहाँ पर बाकायदा वो गोरे जो थे वो देवर सुप्रीम वहाँ पर तो अपार्थाइड गवर्नमेंट थी उनकी, जिसे कहते हैं अपार्थाइड कहते हैं नस्ल प्रस्त, उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि हमने ये करते रहे। और फिर उन्होंने नेल्सन मंडेला को वोट दे के उसके बाद उसको, मैं गया हूँ साउथ अफ्रीका में, आज भी उनका पोता मुसलमान हुए, आज भी वहाँ पर अगर हालात ख़राब हैं, अगरचे के हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये कभी नहीं हो सकता था। और ये मैंने देखा है कि गोरे को मैंने भीख मांगते देखा है साउथ अफ्रीका में, प्रेटोरिया में। अच्छा, हाँ, भीख मांग, ये कभी रिवर्ट हो सकता ना, यहाँ हो सकता कभी। तो एक तो ये कहते ये थे। अच्छा, दूसरा उन्होंने कहा है
یہ آلڈو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل SIF الرجنگ، ہاں وہ کہتا ہے اس کو جو ہے ختم کر. اس کی وجہ یہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ جو ہے جی وہ کہتی ہے کہ صوبوں کو اختیار حاصل ہے، اور اس میں اہم ترین بات جو ہے وہ ہے آپ کا ریکوڈیک. ٹھیک ہے ریکوڈیک کا پروجیکٹ، کیونکہ میں اس کے اندر خاص طور پہ وہاں بچ جا کے سب میرا رہے ہیں آپ. ہمیشہ ہوتا تھا کہ منرل جو ہے نا اس میں تیل اور گیس جو ہے وہ مرکز کی ہے، ٹھیک ہے لیکن باقی منرل جو ہیں وہ پروونس کے ہوں گے. اس کی وجہ ہے کہ ان کو اتنے پتہ تھا اتنے کولا نکلتا ہے، اتنے ماربل نکلتا ہے، ایسے جپسم نکلتا ہے، وہ سونا نکلا ہے. اب وہ ان کو جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ بہت چڑھتا ہے. ٹھیک ہے ہیں بلوچستان کے لوگ یہ کھا جائیں گے، یہ چور ہے، یہ سب کچھ ہیں. حالانکہ بیچارے بلوچستان کی چوری کی حالت یہ ہے کہ 1991 میں نے جو بجٹ بنایا تھا، آئی واز ڈپٹی سیکرٹری فائنانس، بجٹ کا انچارج تھا، وہ تھا 6.1 بلین، اچھا 6.1 ارب روپیہ کا ٹوٹل بجٹ تھا بلوچستان کا، اور وہ سرپلس بجٹ تھا 1991 آفٹر NFC آیا تھا، اور وہ فیصل آباد کے بجٹ سے چھوٹا تھا. سر آج بھی سرپلس بجٹ ہے. ہاں یہ جو اضافہ پیش ہوا ہے وہ بھی سرپلس. بس ظاہر بات ہے اس کی وجہ آپ وہاں کام نہیں کرنے دیتے نا، آپ وہاں کام نہیں کرنے دیتے. ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کھا جائیں گے. تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ کم از کم یہ کہ یعنی آپ پھر سب 3 سال میں آپ کی کارکردگی کیا ہے؟ 10 ارب ڈالر آ جائیں گے، 20 ارب ڈالر آ جائیں گے. سعودی عرب والے جو ہیں خدا کی قسم ہنستے ہیں آپ کے اوپر. میں وہاں پچھلے دن حج پہ گیا تھا، کچھ ان کے بڑے اہم لوگوں سے ملاقات ہوئی، کچھ دوست بھی تھے. انہوں نے کہا ہم جب پاکستان جاتے ہیں تو پاکستان کے جو بیوروکریٹ ہوتے ہیں میرے کلیگ جو وہ کہتے ہیں 2 صفحے کے چیتڑے لے آتے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے. وہ ٹریلینز آف دا ڈالر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں پوری دنیا میں بیٹھ کے سعودی عرب کی. وہ 2 دفعہ اس کا محمد بن سلمان کا جو ہے وہ اپنا دورہ کینسل ہوا ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آئیں جناب ہم نون ڈیریز میں آپ کو دے دیتے ہیں، اس پہ کام کریں، یا جناب آپ کو ہم وہ کیا نام ہے فوجی فرٹیلائزر دے دیتے ہیں، اس میں کام کریں، یا آپ وہ تو گلے یہی کرتے ہیں ہمیشہ سے کہ جناب حالت یہ ہے کہ آپ نے کنو ہوتا ہے نا آپ نے گریڈنگ کی کوئی گورنمنٹ نے فیسلٹی نہیں دی کہ یہ چھوٹا کنو بڑا کنو ہے. اب سعودی عرب کا تاجر جا کے تو فیصل آباد میں اور سرگودے میں جا کے ایک باغ تو نہیں خریدے گا کہ جیسے کھجوریں دیکھ کے درخت کے. تو وہ کہتے ہیں آپ ہاں انویسٹمنٹ فرینڈلی ہیں ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ خود ہی اپنے طور پہ جو کرنا چاہتے ہیں. اچھا اس کے بعد آگے کہتے ہیں the participants in TTAP and the APC agreed that this time there was an urgent need for the new democratic age. As a result of the Biden system, the Constitution of Pakistan, the human rights given in the Article 8 to 11. 8 to 11 بہت امپورٹنٹ ہے. بولنے کا حق، ٹھیک ہے چلنے پھرنے کا حق، سیاسی پارٹی بنانے کا حق، احتجاج کرنے کا حق، فریڈم آف موومنٹ کا حق. یہ بنیادی انسانی حقوق ہیں جو آپ کے اس کے اندر چارٹر کے اندر لکھے ہوئے. یہ کانسٹیٹیوشن کا بیس ہے. کانسٹیٹیوشن کے اس سارے حصے پہ اوپر گزشتہ 1973 آنورڈ عمل نہیں ہو رہا. صحیح ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے جب کانسٹیٹیوشن بنایا تھا تو اس کے اگلے دن اس نے ایک ایمرجنسی لگا دی تھی اور 4 سال ایمرجنسی کلاز رہی ہے اور سارے فنڈامنٹل ہیومن رائٹس جو ہیں وہ معطل رہے ہیں. بھٹو جس نے آئین بنایا ہے اسی نے اس آئین کو معطل کر دیا. فرسٹ امینڈمنٹ وہ لے کے آیا تھا عدلیہ کے خلاف ان کے پر کاٹنے کے لیے. تو ایک بات تو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر تو آپ یا تو ان کو اٹھا کے دریائے راوی میں پھینک دو، بلکہ بحر عرب میں پھینک دو، یہ ہیں نہیں مانتے نہیں ہیں. لیکن اگر آپ نے لکھے ہوئے ہیں تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی جو ہے وہ باہر جانے والا ہے تو اس کے جناب آپ نے وہ ECL پہ ڈال دیا. ایک آدمی جو ہے وہ کر رہا ہے کیا نام ہے تقریر کر رہا ہے تو آپ نے اس کو پکڑ کے بند کر دیا ہے. یہ APC کا اجلاس تک نہیں بلا سکتے. فورم اسٹریس that the new charter a complete consensus should be reached among all the political parties in the country after a national dialogue and insisted that the political concern. وہ تو آپ نے پہلے دے دی. اب اگلا جو آ جاتا ہے the conference expressed deep concern over the current constitutional, political and economic situation. کانسٹیٹیوشن کو آپ کے کرائسس تو بہت بڑا ہے. کانسٹیٹیوشن کرائسس یہ ہے کہ آپ مجبور کرتے ہیں KPK کو اور مجبور کرتے ہیں بلوچستان کو کہ آپ منرلز کا ایکٹ بدل دو. ٹھیک ہے. کیوں بدل دو کہ آپ بیچ میں آنا چاہتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ہیلتھ صوبے کے پاس، ایجوکیشن صوبے کے پاس، سارے محکمے صوبے کے پاس، اور فیڈرل گورنمنٹ میں 4 اسپتال چلاتے ہیں، 3 کالج چلاتے ہیں، ایجوکیشن منسٹری بھی ہے، ہیلتھ منسٹری بھی چلی آ رہی ہے. اس طرح سارے وہ ایک امبریلا سی صورتحال ہوتی ہے. واشنگٹن DC کی آپ جا کے دیکھ لیں، تمام اسٹیٹس جو ہیں انڈیپینڈنٹ ہیں.
वाशिंगटन डीसी को अपनी सड़कें रिपेयर करने के लिए जो है वो फंड रेज करने पड़ते हैं। हमारे एक इस्लामाबाद के साफियों का ग्रुप है, उसमें खबर गर्दिश कर रही थी कि वो डिज़ाइन ये हो रहा है या सोचा ये जा रहा है कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री उसमें एडिशनल जो सेक्रेटरी होगा वो एक मेजर जनरल होगा। नहीं तो सेक्रेटरी भी देखें, ये अब आया ना, वरना नहीं होते थे पहले। ये रिसेंटली उन्होंने, उसकी वजह ये है कि डिफेंस सेक्रेटरी हमेशा रिटायर्ड नहीं ब्यूरोक्रेट होता, अब आना शुरू हुआ ना, अब ज़्यादा हक के बाद शुरू हुआ, पहले तो नहीं होते थे। आप देख लें, लिस्टें देख लें ब्यूरोक्रेट्स की सारी। लेकिन अयूब खान ने उनको कल, पहले होता ये था कि जो सीनियर जो पार्टनर थे वो ब्यूरोक्रेसी होती, सिविल, जूनियर ये होते थे। आहिस्ता आहिस्ता जब अयूब खान आया तो ये सीनियर हो गए, तो ब्यूरोक्रेसी ने कहा जूनियर हो गए, नहीं वहाँ हाथ बांध दिए उन्होंने, कहा सिविल ब्यूरोक्रेसी, और जनाब माई बाप है, साथ चलते थे। अंग्रेज, हमें अंग्रेज ने तुम्हारा बाप बनाया था, अभी आप बाप हैं, हम बाप नहीं हैं। अब अगर टुडे नो क्लास और नेशनैलिटी लिविंग इन द कंट्री इज सेटिस्फाइड, द फार्मर्स आर डिवेस्टेटेड, द सैलरीड क्लास इज अंडर बर्डन टैक्सेस एंड द बिजनेस क्लास इज लीविंग द कंट्री। तीन चीज़ें जो कुछ जिम्मेदारों के साथ हो चुका है एग्रीकल्चर के अंदर, जो उनको तकरीबन बता रहा था, तकरीबन 3 ट्रिलियन रुपीज़ का नुकसान हुआ, 3000 अरब रुपये का उनका नुकसान हुआ है गंदम के अंदर, बाकी चीज़ों। अब उनके खेत हैं बेचारे, उन्होंने तो उगाना है, उन्हें रोटी भी खानी है। इसी कसर आपने चीनी स्कैंडल से पूरी चीनी स्कैंडल, और चीनी स्कैंडल की कितनी बड़ी खबर है, कोई इससे बात नहीं करता कि वज़ीर आज़म को फैमिली मीटिंग में बुलाया गया और उसको कहा गया कि खबरदार तुमने क्यों नहीं कहा, तुमने बदल दें, तुम हाँ बदल दें, क्या मतलब वज़ीर आज़म ने नहीं चीनी स्कैंडल कहा, हाँ नहीं उनको कहा नहीं होता तो हम बदल देंगे, तो उसने ही इज कम टू, उसने सरेंडर किया उसने। और आप अंदाज़ा करें कि कोई पूछने वाला नहीं है कि चीनी तुमने भेजी क्यों बाहर, इस मुल्क से बाहर। कम से कम इमरान खान इस मसले में जहांगीर तरीन को निकाला तो था उसने पार्टी में, जहांगीर तरीन, फिर वो नैब के केसेस चल रहे थे अलीम खान के ऊपर, आप बाकायदा इंक्वायरी करवाई भाई उसने। अब मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो अभी कॉटन क्राइसिस आया, क्यों आया कि इन सारे लोगों ने जहांगीर तरीन से लेके उन्होंने कॉटन एरिया के अंदर शुगर मिल लगाई, और इतना बड़ा माफिया बन चुका हुआ है, शुगर माफिया बन चुका है कि आपको इसको खत्म, इसका एक ही रास्ता है, जितनी किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी मेंबर की शुगर मिल है उसको नेशनलाइज करके तो बंद कर। एक और भी तरीका वैसे हो सकता है कि जिसके पास शुगर मिल है उसको ये इख्तियार ही ना हो कि वो इलेक्शन लड़े। हाँ ये भी पार्लियामेंट में नहीं आ सकता। नहीं फिर लेकिन वो फिर फाइनेंस करते रहेंगे। नहीं वो नहीं आपको शुगर मिल, भुट्टो ने कमर तोड़ी थी, लेकिन ये रास्ता नहीं है। शुगर मिल, देखो ना, शुगर आपकी जितनी भी शुगर मिल लगी हमारी ज़रूरियात से ज़्यादा लगी हुई हैं, ठीक है ना, तो आप उसको ठीक करें। बहरहाल चले, द पॉवर्टी हैज़ इंक्रीज टू एन अलार्मिंग लेवल करंटली अबाउट 45%, ये बहुत अलार्मिंग चीज़, ये 45% आपकी जो है वो उसकी हो गई है, और मिडिल क्लास हैज़ डिक्रीज बाई 58%। बाइंग पावर कम खत्म हो गई, बाइंग पावर ख़त्म हो गई है, पॉवर्टी की। अच्छा ये तो खैर उनका एलामिया है, लेकिन पॉवर्टी हमारे मुल्क के अंदर गुर्बत बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का उस तरह का मसला नहीं है, गांव का मसला नहीं है गुर्बत। ये सोसाइटी बहुत प्यारी है, गांव के अंदर कोई गरीब आदमी जो है रात को भूखा नहीं सोता, शहर के अंदर होता है तो उसकी गुजार बात है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर हुकूमत और इसका मामला चलते रहे ना तो गांव वाला शख्स भी, क्योंकि गांव वाला का मसला होता है कि उसने सिर्फ नमक खरीदने जाना। लेकिन अब सर 2 टाइम, जो लोग पहले 3 वक्त की रोटी खाते थे अब वो 2 पे आ गए हैं, और 2 वाला बेचारा मजबूरन 1 पे चला जाएगा। मैं आपको कहानियाँ सुनाऊँ आपको तो आपके आंसू निकल आए, लेकिन मसला सर ये है कि कोई ध्यान नहीं देता कि हम क्या कर रहे हैं, किस लेवल पे जा रहे हैं और कैसे लोगों। अच्छा उसके बाद all the participants of the conference decided that comprehensive and the common strategy was needed to bring the country out of the current channels. Alliance demands an end what it called a wave of fascism and the political manipulation of the country, and also condemned the unjust imprisonment of the PTI's founder Imran Khan। और उसके बाद बुशरा बीबी, ये उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बात की है। पाकिस्तान के अब तक के जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स रहे हैं, उसमें अयूब खान के ज़माने में तो पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं था। अयूब खान ने एक बना दिया था एब्डो, वो सारे सियासतदान साइन करके चले गए थे, ठीक है। याह्या खान ने भुट्टो को रखा था, थोड़ी देर के लिए रखा था, फिर उसको छोड़ दिया था, ठीक। ज़ियाउल हक के ज़माने में पॉलिटिकल प्रिजनर था भुट्टो, लेकिन भुट्टो जो था, और भुट्टो के ज़माने में थे नैब के लोग, जैसे जो गद्दारी का मुकदमा चलाया था उसने बहुत। उसके बाद से पॉलिटिकल प्रिजनर्स शुरू हुए, लेकिन पॉलिटिकल प्रिजनर्स इस लेवल कभी नहीं रहा। आसफ जरदारी और बेनज़ीर में सबसे ज़्यादा लंबी कैद जो है वो आसफ जरदारी ने 11 साल
میں اس جو پمز میں جہاں ان کو بنایا گیا تھا میں اس پمز میں کچھ دیر رہا ہوں کیونکہ میں جوائنٹ سیکرٹری ڈالتا جگہ نہیں تھی میرے پاس. ٹھیک ہے. اٹ از نو لیس دین 7 اسٹار ہوٹل. جس قید میں سے آصفہ بھٹو جو ہے پیدا ہو وہ قید نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, بڑی بات ہے سر. درست. یعنی ملاقات کا یہ لیول اگر ہو, اللہ تعالیٰ خوش رکھے جس نے اس کو یہ فیسلٹی دی. چوئی شجاعت ہونی چاہیے. چوئی شجاعت کہتا تھا, اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی کی ملاقات نہ ہم کرنے دیں. آصفہ بھٹو کی پیدائش جو ہے حضرت زرداری کی جیل کے دوران ہوئی. بالکل ایسی. اور اچھے لوگ تھے جنہوں نے یہ کیا, اس قائل اس کے یہ کون سی بات ہے کہ لیکن عمران خان کی جیل جو ہے اور بشرا بی بی کی جیل جو ہے بہت سخت, اور بشرا بی بی کو بھی صرف اس لیے اس کو توڑنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. اینڈ ہینڈنگ ڈاؤن سینٹنسز to scores of the PTI leaders and workers including the National Assembly, جو کچھ ہینڈلنگ کرتے ہیں اس کے کہتے ہیں کہ جو کوئی اسمبلی میں ہو رہا ہے کبھی اس کو نکال دیا. On the rule of law, the TTAP mood said the corruption in the civil institutions and undue and illegal interference in the political and defense institution has had to be the loss of the public. وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ جو آپ نے کرپشن کو جو کئی دفعہ ہم کہتے چلے آ رہے ہیں کہ یار آپ اگر ایک ڈپٹی کمشنر سے گندا کام لیتے ہو تو پھر وہ کرپشن کرتا ہے, آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. آپ جب ایک ایس پی سے کہتے ہو کہ فلاں کے بچے کو اٹھا لو سب کچھ کر دو تو پھر آپ کو تو یہی ہو رہا ہے کہ چونکہ پورے پاکستان میں پی ٹی آئی پھیلی ہوئی ہے, چونکہ پورے پاکستان میں کریک ڈاؤن ہے, اس لیے نہ کوئی ایک ڈی سی ایسا بچا ہے کہ جو ایماندار ہو, نہ کوئی ایس پی ایسا بچا ہے جو ایماندار ہو, اور نہ کوئی عدالت ایسی بچی ہے کہ جس کو آپ کہہ سکیں کہ واقعی آپ کو فیصلہ. تو پورے پاکستان کو آپ نے پی ٹی آئی کو روکنے کے لیے ایک پلیگ کا شکار کر دیا. دا فورم واز اے جسٹس سسٹم نیڈس ریفارم دا کانسیپٹ آف دا رول آف لا. اس میں انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ 26ویں ترمیم جو ہے اس کو ختم واپس کیا. اور 26ویں ترمیم میں صحیح کہتا ہوں, اگر اس ملک نے بچنا ہے اور اگر اس ملک نے سروائیو کرنا ہے تو 26ویں ترمیم واپس کرنی پڑے گی. اگر آپ کی 26ویں آئینی ترمیم رہتی ہے اور یہ پولیٹیکل پارٹی ہوگا, پتہ ہے کیا کہ سسنان میں ہمارے کمال ہیں, ان میں سے کوئی جیت کے آئے گا وہ کہتے ہیں سانے عزیز استعمال کرتے ہیں, بنا تو گئے ہوئے بنا تو اعظم علی تار گیا, ہم کرتے ہیں. 26ویں ترمیم جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس نے ایک ونگ بنا دیا ہے اس کو ایڈمنسٹریشن کا سپریم کورٹ کو. اور سپریم کورٹ کے اس کے ونگ کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ یہ مکمل طور پہ جیسے کہتے ہیں کہ فیصلے جیسا چاہتے ہیں جس طرح کا چاہتے ہیں جو لیتے ہیں. 3 بڑے کیسز جو ہیں ایسے ہیں جو کہ آئندہ آنے والے تمام وقتوں کے لیے اگزامپل کے طور پر رہیں گے. نمبر 1 یہ کیس تھا کہ جو 6 ججوں نے خط لکھا تھا, وہ خط قاضی فائز عیسیٰ صاحب, پاکستان کی تاریخ میں اگر کوئی شخص آپ بتائیں گے نا کہ اس نے پاکستان کو پرائمریلی بہت زیادہ نقصان اٹھایا کیا ہے تو وہ قاضی فائز عیسیٰ, کیونکہ جب عدل میں نقصان ہوتے ہیں تب تباہ کرتے ہیں. وہ خط انہوں نے لکھا تھا کہ ہمارے اوپر انٹرفیرنس ہوتی ہے, ہمارے ایک بہنوئی کو انہوں نے اٹھا کے لے گئے, اس کو ٹارچر کیا. ایک جناب اس کی والد کو وہاں سے کیوٹا سے لائے, وہاں پھینکا. ایک نے کہا کہ مجھے بہت ٹارچر کیا جاتا ہے, اور وہ پریشرائز کیا جاتا ہے عمران خان کے کیسز کے اوپر. وہ کیس وہاں پہنچا لیکن اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا. آج بھی سپریم کورٹ کے اندر وہ نان سپریم کو بینچ کرتا ہے. دوسرا جو تھا وہ یہ تھا کہ سرگودا کے ایک جج صاحب نے انہوں نے پی ٹی آئی کے تمام لوگوں کو بری کر دیا. انہوں نے لکھا کہ میرے جو بہاولپور میں میرا گھر تھا اس گھر کے اوپر باقاعدہ انہوں نے بجلی بند کی, میرے بچے وہاں رہ رہے تھے, وہاں سے ٹارچر کیا. پھر یہاں پر انہوں نے کہا کہ میرے جو نا ٹرانسفارمر یہاں سے بند کیا. اس نے لکھا کہ مجھے کہا گیا کہ آپ ہم سے ملاقات کریں, یعنی ملاقات سے انکار کیا تو مجھے ٹارچر ہوا. اس کے اوپر پنجاب کے جو چیف جسٹس تھے ملک شہزاد, انہوں نے وہ لیٹر لکھا کس کو, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو. اور پھر انہوں نے کہا اچھا آپ تو آ جاؤ نا سپریم کورٹ, ادھر آ جاؤ. تو یہاں انہوں نے علی علم کو لگا دیا. تو یہ جو پورا مینپولیشن ہوئی ہے, یہ جب تک آپ ٹھیک نہیں ہوتی پاکستان کے اندر رول آف لا, میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں 1 روپے کی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی اگر پاکستان میں رول آف لا نہ ہو. کوئی نہیں آتا. وہ کہتے ہیں ہم یہاں پر 1 ارب روپیہ لے گئے ہیں اور آپ یہاں 5 کروڑ روپیہ دے ایک جج کو اور ہمارے خلاف فیصلہ لے لے, تمہارا تو 1 ارب گیا. ایس آئی ایف سی کا بھی یہی کام تھا, انویسٹمنٹ لانی تھی, لیکن ایسے تو میں ڈسکس کر لیا نا کہ ایس آئی ایف سی انہوں نے ختم کر دو. ایسے دیکھیں جب اتنا عرصے سے نہیں لا سکے نا تب کیا کریں گے آپ. انویسٹمنٹ حکومتیں نہیں لایا کرتی ہیں, انویسٹمنٹ جو ہے وہ اپنا فوج نہیں لایا کرتی. انویسٹمنٹ بنیادی طور پر وہ بزنس کلاس لے کے آتی ہے جس کو آپ اپرچونٹی پرووائڈ کرتے ہیں. آپ اپرچونٹی پرووائڈ نہیں کر رہے,
یعنی اب میں بھی ہم ٹرمپ پہ بات کریں گے جو IMF کا مسئلہ کیا ہے. لیکن اس سے پہلے ایک وہ انٹرویو کی بات کر لیں سر, پہلے ایک میں آخری ختم کر دوں. پلیز پلیز. The director has said that there was an urgent need for the completely abolish the 26. The letter of the 6 judges, یہ بھی آ گیا. The security situation, اب دو اس پہ ختم کرتے ہیں کیونکہ لمبا ہو جائے. انہوں نے بلوچستان اور KPK کو خاص طور پہ لیا جی, اور اس پہ ہم بہت عرصے سے کیسے چلے آئے ہیں کہ اگر واقعی پاکستان میں کوئی ٹرمائل کی صورتحال ہے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی انویسٹمنٹ آنی ہے اور پاکستان کو نے آپ کو لے کے چلیں, تو بلوچستان اور خیبر پختونخوا جو ہے اس کے حالات کو آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. آج سے 25 سال پہلے 9/11 کے بعد جب ان کو نئی نئی عادت پڑی تھی مسنگ پرسن کرنے کی, تو ہم چیختے تھے اور بڑے بڑے ہمارے سیکولر لبرل جتنے ہمارے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ دہشت گرد ہیں اور یہ ہیں, کیونکہ وہ مولوی تھے, ان کے ماتھے پہ محراب تھا, ان کی ٹخنوں کے اوپر تلوار تھی. انہوں نے مسنگ پرسنس کا ایک پورا طویل سلسلہ جو تھا شروع کیا اور ایک عادت ڈال دیں. اب شیر کو انسان کا خون لگ گیا. اب ان کو پتہ چل گیا کہ ہم مسنگ پرسن کریں گے تو ایسی تیسی کر دیں گے. ہوا یہ کہ اس کے بعد جب بلوچستان کے اندر پہلی دفعہ مشرف کے اس کو فائر ہوا ہے تو پوری دنیا میں شور مچا کہ پاکستان جو ہے اس کو تو دیا گیا تھا دہشت گردوں سے لڑنے کے لیے اسلحہ, یہ نائٹ وی اینڈ ڈیوائن, یہ بلوچستان میں کیوں استعمال کر رہا ہے. بڑی اخباروں میں خبریں آئی تھیں تو انہوں نے کہا نہیں یہ بھی دہشت گرد ہیں. یہ آج بھی ان کا کنسرن یہ تو ہم نے مولوی مارنے کے لیے لائے, تو آپ نے تو بلوچ مارنے شروع کر دی. اب جو چیز جس پہ یہ سارے خاموش رہے ہیں پولیٹیکل پارٹی سے ہماری, یہ جو امینڈمنٹ آئی تھی 14 امینڈمنٹ تھی جس میں APC وہ جو گیا تھا 2014 میں جو آئی تھی, اس کے اندر وہ ٹرائل ہوا تھا, اس کے جس میں رضا ربانی نے کہا تھا ملٹری ٹرائلس کا, اس نے کہا تھا میں وہ بڑے دکھ میں سے ووٹ دے رہا ہوں. وہ بیسیکلی اس پورے عرصے کا وہ تھا جب آپ نے جس کو چاہا جا کے گوانتانامو بے بیچ دیا, ہم نے سلوٹ مارے, کمال کر دیا آپ نے. آج ہم اس کو بھگت رہے ہیں. یہ سارے میرے سارے دوست ہیں بلوچ رہنما, میں ان سے کہتا تھا میں کہ کنڈیم کیوں نہیں کرتے ہو ان 400-600 لوگوں کو کنڈیم جو کہ گوانتانامو میں بھیجے گئے, جن میں سے ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو وہاں سے سزا یافتہ ہو گیا. انہیں وہ تو دہشت گرد ہیں. اصل مسئلہ یہ تھا کہ آپ اپنی اس وقت پولیٹیکل پارٹیز اگر عقل و ہوش لیتی اور مشرف کو کہتے کہ تم نہیں کرتے. شاہد عزیز the only person, جنرل شاہد عزیز, جس نے اپنی کتاب جو ہے خاموشی کہاں تک, اس میں تفصیل سے لکھا ہے کہ ہم نے امریکہ کے کہنے کے اوپر کیسے کیسے بے گناہ لوگوں کو پکڑ. آج بلوچستان جو ہے اس کے اندر آپ نے وہ کیا, اب بلوچستان آپ کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. آپ وہاں کی حالات جو ہیں بڑی دفعہ ڈسکس کریں. KPK بھی صورتحال یہ ہے, اب آپ کنٹرول نہیں کر پاتے. اس کی دو وجوہات ہیں, نہ بلوچستان میں اور نہ KPK میں. سیاست کا رواج جلسے جلوسوں والا نہیں ہے. ان کے ہاں مسئلہ ہو تو سیدھا پہاڑ پہ جاتے ہیں, ٹک 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 ٹک, اس کا رواج ہوتا ہے. ان کے ہاں گولی کے علاوہ کوئی اور صورتحال نہیں. ٹرینز ان کی ایسی ہیں کہ وہاں پر قابو نہیں پایا جا سکتا. آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ آج سے تقریباً 6-7 مہینے پہلے تک وہ سب لوگ پہاڑوں پہ تھے, اب وہ شہروں میں آ گئے ہیں. اب وہ دے آر ان سٹیز, اب وہ شہر میں لوگ ان کے ساتھ مل چکے ہوئے ہیں. اب جب پبلک آپ کو سپورٹ کرنا شروع ہو جائے, آپ سوچیں کہ اس وقت کیا ہوتا ہے. تو پبلک سپورٹ کی صورتحال یہ ہے کہ کوئی وزیر بلوچستان کا بغیر کسی گن مین کے, حالانکہ وہ ٹرائبلز ہیں, ان کے پیچھے اپنے پیچھے ٹرائبلز ہے. بگٹی جو ہے جو چیف منسٹر ہے اس کے پیچھے مسوری بگٹی ہیں, لیکن اس کو کہو کہ ایک دفعہ تو پبلک کے اندر نکل کے دکھائے. KPK میں پھر PTI والے نکل آتے ہیں, پھر چلے جاتے ہیں, کیونکہ ظاہر بات ہے PTI والے کسی اور طرف. یہ ہے حالت سر. اب یہ جو اعلامیہ ہے, اس اعلامیہ کے اندر گورنمنٹ جو ہے اس کو سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور وہ ہے عمران خان کے بچوں کے آنے کے اوپر. کیونکہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ان کی نیشنلٹی, اسی لیے میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپلائی کیا ہے پاکستان میں, نائکاپ کے ذریعے نہیں آنا چاہتے, وہ برٹش پاسپورٹ پہ سفر کرنا چاہتے ہیں. اچھا, یہ والا کل سے سوال چل رہا ہے, علیمہ خان صاحب نے جب یہ کہا انہوں نے نائکاپ ہے, نہیں وہ آنا نہیں چاہتے نائکاپ پہ, تو اس سے نائکاپ جب ان کے پاس ہے تو ایسا کر سکتی ہے اسٹیٹ کہ کہے جی کہ آپ تو شہری ہیں تو آپ وداؤٹ ویزا اور اس کے ٹریول کر سکتے ہیں. نہیں وہ تو چاہیے, وہ کہتے ہیں کہ ایکسپائر ہمارا نہیں آنا. دیکھیں when you have two nationalities, choice is yours. میرے پاس اگر 2 پاسپورٹ ہیں تو میرا چوائس ہے نا, میں کس پاسپورٹ پر ٹریول کرنا چاہتا ہوں. نائکاپ ڈزنٹ مین یو ہیو 2 پاسپورٹ. نہیں, نائکاپ کا مطلب یہ ہے کہ یو ہیو پریمریلی اور پرائمری طور پہ یو آر ان ہیبیٹنٹ آف پاکستان. نائکاپ میں یو ہیو سٹیزنشپ.
पासपोर्ट इज ए ट्रैवल डॉक्यूमेंट, ठीक है, असल चीज होती है सिटीजनशिप। ठीक है, पासपोर्ट तो ना भी हो, सिटीजन तो तो अब रहते उनके हैं, पास ब्रिटिश सिटीजन भी है तो वो इस पर ट्रैवल करेंगे ट्रैवल करेंगे ताकि यहाँ पर ताकि यहाँ पे उनका जो स्टेटस हो वो एज ए British ब्रिटिश citizen का होगा। तो फिर ये स्टेट या गवर्नमेंट अगर कुछ करना चाहती वैसे भी मैं आपको बताऊं, हाथ लगाना को आसान काम नहीं रह गया। मसला पता है क्या है, वो आज भी ये समझते हैं कि इमरान खान के साथ उसकी पार्टी को ख़त्म नहीं कर सके बावजूद। आप खुद सोचें ना कि सजाएं कुछ नहीं होती। जावेद हाशमी को कितनी सजा हुई थी? ना, उम्र कैद। जी बिल्कुल ऐसे। किधर है आजकल मुशर्रफ, किधर है? ठीक है, वो तो प्यारे हो गए। नवाज शरीफ को कितनी सजा हुई थी? हाँ जी, उम्र कैद। नवाज शरीफ साहब भाई अब वो पहले हाईजैकिंग में, जी जी, ठीक है, किधर है? शायद खरकार बासी को कितनी सजा हुई थी? इनको नविश्ता दीवार नहीं नजर आती क्या चीज़ है? चलो ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अगर ऐसा होता तो फिर तो मामला ही खत्म हो जाता। हाँ नहीं, मैं बताऊँ, ये अगले दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि एक बात ये बताऊँ कि मैं सिर्फ इस बात पे डरता हूँ कि अगर इन्होंने होश न लिया तो एक इवेंट होता है जो ट्रिगर करता होता है चीज़ों को। सही है, दुनिया पूरी में मूवमेंट होती है, ऑर्गेनिक होती है, ट्रिगर करती है। ट्रिगर जो है वो आपको एकदम उठा। अब दोनों बच्चों के आना जो है, आप सोचें दुनिया तो निकलेगी ना किसी न किसी तरीके से, जो इस तरह की सूरत हाल है। तो ये बहुत अच्छा, ये जो इंटरव्यूज दे रहे हैं वो वेस्टर्न सोसाइटी को बता सकते हैं, इंटरव्यूज के थ्रू मैसेज स्प्रेड हो सकता है? देखिए, इमरान खान के साथ मसला पता है क्या है? इमरान खान को ना वेस्ट कोई कुछ कह सकता है इनको। इमरान खान जब बात करता था ना ड्रोन्स के ऊपर, इमरान खान जब बात करता था ना अमेरिकी इन्वेजन अफगानिस्तान के ऊपर, वो बिल्कुल इमरान खान जब बात करता था ना तौहीन रसालत के ऊपर, तो इमरान खान को आप ये नहीं कह सकते ये मौलवी है। इमरान खान को आप ये नहीं कह सकते कि ये जनाब मदरसे का पढ़ा हुआ है। इमरान खान को ये नहीं कह सकते ये फंडामेंटलिस्ट है। उनकी तरह का बंदा। आधों की तो बेटियां अपना दूसरी जो वो उनके पीछे पीछे पागल हुई फिरी थी, यानी वो जितों को चाहता था। अब देखें, हिट द हार्ट थ्रॉब ऑफ यूरोप, पाकिस्तान का नहीं था जी, बिल्कुल वो शहजादा उनका था। अब उसको क्या कहेंगे, ये मौलवी है। इसलिए इमरान खान उनके लिए बहुत बड़ा मसला है। इमरान खान वेस्ट के लिए भी उतना बड़ा मसला है जितना हमारे लोगों के लिए मसला है, क्योंकि इमरान खान का जवाब नहीं दे सकते वो उसको मलाइन नहीं कर सकते, उसको ये नहीं कह सकते और ये मकबूल जान का जुमा पढ़ाता है इसको बंद करो। वो कहते हैं कि वो तो मॉडर्न आदमी है यार, तो गब्बा। और फिर उसमें होता है कि पब्लिक अपील आ जाती है, पीछे उसका हीरोशिप पे बहुत बड़े। बिल्कुल सर, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जी कि ट्रंप साहब ने ट्वीट किया और उसके बाद हंगामा है क्यों बर्पा, थोड़ी सी तो छूट दी है तो सर। अच्छा मुझे ये बताएं, ये पाकिस्तान का एग्रीमेंट हुआ है अमेरिका के साथ, ये किसी MOU की कुछ साइन शाइन हुआ है? मैंने नहीं देखा। किसी मिनिस्ट्री ने कोई ऐलान किया? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। सोशल मीडिया ट्रंप के ट्वीट से पता चला है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कोई ट्रेड एग्रीमेंट। राइटर्स ने जो खबर असल निकाली है वो कमाल की है। वैसे तो पाकिस्तान की तरफ से टैरिफ नेगोशिएशंस के लिए डायलॉग चल रहे थे, ये भी नहीं बताया कि उसको कौन हैंडल कर रहा है। ट्रंप ने आने से पहले ट्रंप की एक सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, और ख्वाहिश उसकी ये थी कि जो लोग अमेरिका से $1 अरब का माल खरीदते हैं वो अमेरिका को भी 1 अरब का बेचने, ज़्यादा नहीं रहूँगा। अच्छा, ये नहीं हो सकता कि हमसे तुम कम खरीदो। ये डील हुई थी बेसिकली मैकार्थीज़म है इसको कहते हैं। ये जापान पे जब असला मला हुआ है ना, जापान पे जब उन्होंने कब्जा किया तो जापान से ये कहा गया था कि तुम गाड़ियाँ तुम्हें ज़रूरत है या नहीं है, ये फोर्ड ये गाड़ियाँ खरीदो, बेशक उनको तोड़ मोड़ के फेंको लेकिन खरीदो ज़रूर। मतलब ट्रेड बैलेंस होना चाहिए। जी हाँ, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। अब देखें अब क्या है, अब उन्होंने यह है कि पाकिस्तान को उन्होंने एक तो ये है कि एक हमारे यहाँ जो बड़ी कहती पाकिस्तान में 19% जो है वो अपना उसको उन्होंने किया है कम, जबकि 29% ट्रंप ने लगाया था जी। ट्रंप ने बाकियों का कम किया है, पाकिस्तान का कम, लेकिन पाकिस्तान का उतना कम नहीं किया जितना उनका कम किया। अब ये देखें ना मेरे सामने, ये बांग्लादेश जो था ये ओल्ड 15% अब 20%, ठीक है जी। अच्छा उसका नहीं सर, ये हाँ ये देखें ना, पाकिस्तान 10% था, 29% किया, अब 19%। हाँ जी, ठीक है, यानी ट्रंप के आने से पहले पाकिस्तान के ऊपर जो था वो 10% था, अब उन्होंने 20%। अब उसमें रिपोर्ट ये कहती हैं कि बांग्लादेश को उन्होंने 35 से 20 पे लिया है, उनको 15% का रिलीफ दी, 15% दिया। वियतनाम 34 से 19 पे ले आए,
इंडिया 35 से 25 पे ले आए, 25 10% को कर दिया। अच्छा, उसके बाद इंडोनेशिया वो कहते हैं दो चीजें। पाकिस्तान को इसका फायदा इसलिए नहीं हो सकता कि बांग्लादेश की इकॉनमी मजबूत है, वियतनाम की मजबूत है, इंडिया की मजबूत है, इवन चाइना की मजबूत है। वो अपने लोगों को एग्रीकल्चर में सब्सिडी देते हैं जी। पाकिस्तान को तो IMF ने कान से पकड़ा हुआ है, खबरदार 1 रुपया भी सब्सिडी दी। हाँ जी। तो जब आप सब्सिडी नहीं देंगे तो करेंगे क्या? सर अभी आपने बात की द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी चाइना हाँ, और दूसरी लार्जेस्ट इंडिया। इकोनॉमी इंडिया। इंडिया का 4.19 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी है, और हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि वो देखिए उनको कितना पसंद इंडिया 180 अरब डॉलर की IT एक्सपोर्ट करता है वहाँ अमेरिका को, और आज IT एक्सपोर्ट बंद कर दे ना इंडिया तो अमेरिका चिकना लग जाए। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर भी बेशुमार बच्चे हैं जो रात को जागते हैं और वो काम करते हैं अमेरिकन उसके साथ, कोई अकाउंट्स बना रहा था, कोई कुछ बना रहा था। इंडिया में उसकी यानी सिलिकॉन वैलीज हैं दो। अच्छा, अब आते हैं कि मैंने आपसे कहा ना कि पाकिस्तान की जो तजारत क्या थी, ठीक है जी। पाकिस्तान की जो थी बेसिकली ये देखें, ये अहम तरीन चीज़ जो है वो कहता है कि अमेरिका को, पाकिस्तान ने अमेरिका को 5 अरब 83 करोड़ डॉलर की मसनूआत बरामद की। अच्छा, कब? हमने बेची पिछले साल कॉटन बेची, ये बेची, वो मैं वो गिन देता किन किन अशिया में देखें। अमेरिका चमड़े की फर्नीचर, प्लास्टिक, सल्फर, नमक, सीमेंट, खेलों का सामान, कालीन, फुटवेयर और दीगर अशिया बरामद की जाती हैं, ये ठीक है। और अमेरिका से हमने केमिकल्स और बॉयलर और ये चीज़ें खरीदी, ठीक है। और अमेरिका से हमने सिर्फ 1 अरब 74 करोड़ रुपए की खरीदी। ट्रंप ने बिठा लिया सागदार को, है ना, ऐसे नहीं, दुकान का हिसाब पूरा करके था बराबर। उसने कहा क्या करें, हम तो और कुछ खरीदते नहीं हैं। ये तो नहीं होता ना कि हम टेस्ला की गाड़ियाँ खरीदनी शुरू हो जाए। बिल्कुल ऐसी है। उसने कहा तेल फिर मेरा, खबरदार अरबों से तेल लो। अच्छा। ये राइटर की न्यूज़। अब ये है कि पाकिस्तान जो है वो क्रूड ऑयल ले रहा है। पाकिस्तान टू इम्पोर्ट फर्स्ट एवर ऑयल शिपमेंट फ्रॉम द US आफ्टर सीलिंग द ट्रेड डील। अच्छा, ये ट्रेड डील से पाकिस्तान जो है वो ऑयल खरीदेगा वहाँ से, और ये ऑयल जो है इट विल बी ए सेमी क्रूड 1 मिलियन बैरल, देखें लाइट क्रूड ऑयल, ठीक है, ठीक है जी। अब ये लाइट क्रूड ऑयल में आप अपनी ऑयल रिफाइनरी की कैपेसिटी देखें, ठीक है जी। पाकिस्तान ऑयल डाटा वाज रिपोर्टेड के 19.41 टन ईयर्स इन 2020, रिकॉर्ड टू इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस नंबर फ्रॉम। पाकिस्तान कोई 15 के 20% की एबिलिटी है। पहले आपका जहाज आता था कहाँ से, गल्फ क्रॉस करके आता था, ठीक है, USA ले ले सर। अब किधर से आएगा, अमेरिका से। 27,000 किलोमीटर दूर मैं वो गया घूमता घुमाता, और वो 2 महीनों बाद पहुंचेगा। जिसे अब समर में आ रहा है ना। अच्छा, अब वो कहता है पुत्रो जितना बेचोगे उतना ही लो, ट्रेड बैलेंस मेरे साथ ठीक करो। और यहाँ ओ कमाल हो गया जी, अब से अमेरिका के साथ ये डील हो। खुदा के लिए यार, अमेरिका को तुम लोगों ने क्या खुदा बना के खड़ा किया हुआ। ये मैं पूरी की पूरी ये वो लिस्ट है, इसको देख लें। ये सिर्फ आपने चंद मुल्कों की बात, रीजन की बात की है, ये पूरी टैरिफ की। यानी पाकिस्तान को 10% की बजाय 19 और यहाँ का कम कर दिया। ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे हमारे पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई 10 रुपये, 15 रुपये बढ़ाई और 7 रुपये कम कर। वाह वाह, ये बिल्कुल अमेरिका ट्रंप सीख लिया हमसे, ट्रंप ने हमसे बहुत कुछ सीखा। सर ये जो अभी ट्रंप के इक़दामात हैं टैरिफ के हवाले से, इसके ऊपर वो जावेद हसन साहब कुछ फरमा रहे थे। वो कह रहे थे कि ऐसे ही है जैसे आपकी मशूक और उससे कोई और प्यार शुरू करते तो आप जेलस होते हैं। इंडिया और पाकिस्तान का हमेशा से लड़ाई रही है। अब इसी में ना वो प्रेशर क्रिएट करने के लिए इंडिया के ऊपर पाकिस्तान को ये सपोर्ट दे रहा है ताकि इंडिया एक तो रशिया से लेकिन दो चीज़ आखिरी बात करते हैं, देर हो रही है इस मसले में। 2 चीज़ें पाकिस्तान को इस वक्त 2 तरफ से प्रेशर का सामना है। अच्छा, एक चाइना और एक अमेरिका, दोनों इस वक्त पाकिस्तान के लाड उठा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि दोनों जो हैं पाकिस्तान की, उसके चाइना समझता है कि पाकिस्तान जो है किसी भी तौर पर अगर अमेरिका की झोली में चला गया तो उसके लिए रीजनल मसला बन जाएगा। अब देखें ना, अफ़गानिस्तान में उन्होंने काम शुरू किया है, उसके बाद रशिया ने वहाँ पर उनको एंडोर्समेंट दे दी। अगर यहाँ पर ठुक ठुक शुरू हो गई, मसाइल शुरू हो गए बॉर्डर के ऊपर, तो मसला बन जाएगा चाइना। दूसरा ये है कि वो समझते हैं, अमेरिका समझता है कि अगर चाइना का वहाँ पर ये सब कुछ हो गया, और चाइना ऑलरेडी 57% रेयर अर्थ मेटल्स उसके पास है, अफ़गानिस्तान भी उसके साथ मिल गया, और अफ़गानिस्तान तो फिर जेम्स और ये और वो सारा, तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। और फिर अमेरिका जो है अगर रीजन से आउट हो जाता है, देखिए इंडिया को हम रीजन में नहीं गिन सकते,
रीजन शुरू होता है, स्ट्रेटेजिक रीजन शुरू होता है वाघा से लेके और जाता है वो नहर स्वेज तक। जो जिस वक्त क्वाड आया है ना, जी जी, तो उस वक्त उसकी तकरीर थी बड़ी ज़बरदस्त, आई थिंक इट वाज दैट टाइम वो था, क्या नाम, ओबामा था। उसने कहा नाउ वी विल हैव आवर एफर्ट्स मोर फिक्स फ्रॉम वाघा टू सिडनी। वाघा सिडनी बिल्कुल और इलाका है, और वाघा जो है, वाघा से आगे फिर जो सेंट्रल एशियन स्टेट, ये बिल्कुल और थे। यहाँ ऑयल्स, यहाँ पर स्ट्रेटेजिक मिनरल्स, यहाँ सब कुछ यहाँ पर है। वहाँ खाली है पूरा इलाका, वहाँ मेहनत की कमाई है ना, कि सिलिकॉन वैली की दूसरी चीज, या फिर आगे जाके वियतनाम की टेक्सटाइल हो गया, इसकी कमाई हो गई, और इस ये जो इलाका है तो स्ट्रेटेजिक इलाके से अमेरिका आउट हो जाता। यही वजह है कि 1971 में जब मशरकी पाकिस्तान चला गया हमारे हाथ से 16 दिसंबर, तो 17 दिसंबर को सुबह जो थी मीटिंग थी निक्सन के पास। तो वाइट हाउस में, ओवल ऑफिस में 4 बंदों की मीटिंग होती है, प्रेसिडेंट, पेंटागन चीफ, अपना वो क्या नाम है उसका, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिन्हें वज़ीर ख़ारजा कहते हैं, और CIA का चीफ, इन 4 लोगों की मीटिंग। इन्होंने कहा हम पाकिस्तान को बचाना है या पाकिस्तान को हमने जाने दें, क्योंकि इंडिया ने कहा था कि पाकिस्तान पे हमले जारी थे। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान को बचाना है, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान से निकल गए तो फिर हम यूक्रेन तक, हमारे पास कोई जगह नहीं जहाँ हम मौजूद होंगे। और शायद यही वो पॉइंट है जिसकी बुनियाद पे इंडिया ब्लैकमेल करता है अमेरिका को। उस पे ऊपर उन्होंने पता है क्या कहा कि इंडियन एम्बेसडर को बोलो कि जंग बंद कर दे सुबह। तो निक्सन ने पूरी कार्रवाई ली, उसने इंडियन एम्बेसडर ने बंद नहीं की, इंडिया ने जंग बंद नहीं की। तो अगले दिन उन्होंने बैरूत से, तुर्की से और ईरान से जहाज़ों के ऊपर असला लादा और कहा ये उनको बता दो अगर जंग बंद ना हुई तो इट विल ओनली हैव द ट्रेवल टाइम, हम ये असला पहुँचा देंगे, फिर हमसे बात। तो अगले दिन बंद हो गई, अगले घंटे में बंद हो गई थी। तो इस वक्त पाकिस्तान, अमेरिका चाहता है हम यहाँ से न निकलें, चाइना कहता है हम यहाँ से ना निकलें, रशिया कहता है चाइना के थ्रू हम यहाँ पर रहें। ये वो क्राइसिस है, और इसमें वो पता क्या रहा है, हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा इधर मिला बचे तो थोड़ा उधर मिला, ऐसे नहीं होता। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। ना थोड़ा इधर से लें ना थोड़ा उधर से लें, अपने मुल्क की मफाद को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसले कीजिए। इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।